सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड स्टडीज। और द रेड स्टडीज लेकर के आए आज की इस वीडियो में जो 10th क्लास के सारे बच्चे हैं भाई, उनके लिए एसएसटी जो सब्जेक्ट है, उस एसएसटी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भाई हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, इस वाली वीडियो में जितने भी बताए गए हैं ना, सारे के सारे जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, तो आपको भाई क्या करना है, इन वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में भी भाई नोट करते हुए चलना है, ताकि भाई क्या हो सके, आपको कोई भी दिक्कत ना है और आप आसानी से भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लिख करके एग्जाम में लिख करके आ पाओ। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, इसलिए भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अच्छी तरीके से इनको समझना है और फिर जाना है पेपर में। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए भाई, पहला पहला क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है भाई इटली का एकीकरण। कौन सा क्वेश्चन? इटली का एकीकरण। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आता है कि भाई ये बताइए, इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ था 1859 से लेकर के 1870 के बीच में जो था, इटली जो था इसका एकीकरण हुआ था किस प्रकार से। तो देखते हैं। तो ये देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है, इधर से स्टार्ट है ना भाई, तो पहला पॉइंट ये है। तो अब देखो क्या है कि इटली जो था ये 7 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक, इटली शुरुआत में कितने राज्यों में बटा हुआ था? इटली जो था वो शुरुआत में 7 राज्यों में बटा था। 1830 के दशक में ज्यूसेफे मैत्सिनी, ये ज्यूसेफे मैत्सिनी कौन है? ये क्रांतिकारी था। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ज्यूसेफे मैत्सिनी कौन था। ये क्रांतिकारी था और इसने भाई क्या किया था, इटली के एकीकरण में या एकीकरण के लिए बहुत ज्यादा कार्यक्रम जो थे वो प्रस्तुत किए थे। इसने भाई इटली के एकीकरण यानी इटली को एक करने के लिए, इटली जो था शुरुआत में 7 राज्यों में बटा था, उसको एक करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। भाई 1830 में और 1848 में क्रांतिकारियों ने विद्रोह किए, वो विद्रोह असफल हुए। असफल यानी कि लाभदायक नहीं हुए, वो हार गए। और 1859 में फ्रांस से भाई क्या हुआ, सार्डिनिया और पीडमोट, इन्होंने एक चतुर कूटनीति अपनाई थी और एक संधि की, जिसके माध्यम से उसने भाई क्या किया था, ऑस्ट्रिया को जो था वो हरा दिया था। तो इस प्रकार से इन्होंने काम किया था। उसके बाद 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का क्या किया गया, राजा घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से इटली जो था उसका एकीकरण हो गया था। यानी देखो भाई क्या हुआ था, सारे क्रांतिकारियों ने एक बहुत अच्छी क्या बनाई, नीति बनाई, सारे देशों ने मिलकर के, है ना। और फिर भाई उन्होंने क्या किया, जब एक होकर के उन्होंने क्या किया, इन सातों के सातों राज्यों ने एक होकर के भाई क्या किया और आंदोलन करना स्टार्ट किया, तब भाई वो जीत गए, उन्हें सफलता मिली। और 1861 में भाई क्या हुआ, इमैनुअल द्वितीय नाम का ये जो एक व्यक्ति था, इसको राजा घोषित कर दिया गया था। तो कुछ इस प्रकार से इटली जो था उसका एकीकरण हुआ था। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो इटली का एकीकरण बिल्कुल शांति से, सन्नाटे से हुआ था, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो ये आपको एकदम अच्छी तरीके से याद करना है। और भाई अगर आपको ना समझ में आए तो भाई आपको क्या करना, लिखना भी है और इसको दोबारा से एक बार वीडियो को जरूर देखें। अब अगला क्वेश्चन, अब भाई ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आता है कि भाई ये बताइए, राष्ट्रवाद के उदय होने में महिलाओं की क्या योगदान रहा है, महिलाओं का क्या योगदान रहा है। भाई जो राष्ट्रवाद है उसका उदय हुआ है, तो उसमें महिलाओं ने क्या क्या योगदान दिया है। यानी राष्ट्रवाद का मतलब अपने देश के प्रति प्रेम। तो भाई इस चीज में, या राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना है, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं ने क्या क्या कार्य किए, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो देखो भाई, पहला, राजनीतिक संगठन का निर्माण। भाई महिलाओं ने भी कुछ कम नहीं किया, महिलाओं ने भी भाई देश की आजादी के लिए भाई बहुत सारे काम किए हैं। कैसे? भाई इन्होंने अपने खुद के संगठन बनाए, जिससे भाई क्या होगा, ऐसी चीजों का विरोध किया जाएगा जो कि गलत है। ठीक, समाचार और पत्र खुद के प्रकाशन किए। प्रकाशन का मतलब होता है खुद के समाचार और पत्र निकाले, जिससे भाई क्या होगा, ये सारे के सारे लोग जो हैं या महिला जो संगठन है, ये क्या करेंगे, महिलाओं के हित के लिए काम करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि महिलाओं के प्रति रवैया कैसे रखना चाहिए। मताधिकार, क्या? मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष। अब भाई महिलाओं ने मताधिकार, मताधिकार का मतलब क्या होता है, मताधिकार, मताधिकार ये जो पहले दिया गया, इसका अर्थ होता है भाई वोट। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है भाई वोट। वोट के लिए भी भाई महिलाओं ने क्या किया था, संघर्ष किया था। राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में भी इन्होंने बहुत ज्यादा हिस्सा लिया था। तब जाकर के भाई क्या हुआ था, राष्ट्रवाद जो था इसको बढ़ावा दिया गया था। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, इसीलिए भाई मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं ना, मैं वही बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखते हुए चलना है ये सारे सारे क्वेश्चन। अब अगला, अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, अब हाँ, अब ठीक है। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन कई बार आते हैं गांधी जी के बारे में भी, कि महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह के आरंभिक प्रयोग क्या हैं।
यानी गांधी जी के आंदोलन जो थे सत्याग्रह को लेकर के, सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्याग्रह का भाई अर्थ होता है सत्य के लिए लड़ाई करना या सत्य के लिए आंदोलन करना ही जो है सत्याग्रह कहलाता है। तो फिर भाई गांधी जी ने सत्याग्रह करवाए थे, तो गांधी जी ने कहाँ-कहाँ पर सत्याग्रह जो थे वो किए थे, इसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहला जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया था वो चंपारण में किया था। चंपारण ये कहाँ पर है? ये बिहार के अंदर एक क्षेत्र है, उसका नाम है चंपारण। और कब किया था ये आंदोलन? चंपारण में 1917 में किया था। किस चीज के लिए किया था? तो नील की खेती थी उसको बंद कराने के लिए जो था ये आंदोलन इन्होंने किया था। दूसरा आंदोलन भी इन्होंने 1917 में किया था, लेकिन बस फर्क इतना था ये गुजरात में किया था। गुजरात में एक जगह है उसका नाम है खेड़ा, वहां पर इन्होंने ये आंदोलन किया था। क्यों किया था? क्योंकि भाई वहां पर जो किसान जो थे उनको भाई क्या था कि छूट दिलवाने के लिए किया था। छूट दिलाने का मतलब क्या है भाई? उनको काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, तो उस टैक्स में कुछ रियायतें बरतने के लिए इन्होंने किया था। अगला एक और किया इन्होंने अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात के अंदर, गुजरात में किया था। 1918 में किया था। क्यों? क्योंकि कपड़ा वाले जो लोग जो थे जो कपड़े फैक्ट्री में काम कर रहे थे उनसे कुछ ज्यादा ही काम करवाया जा रहा था और उन्हें रुपए जो थे वो बहुत कम दिए जा रहे थे। इसलिए भी गांधी जी ने इनको न्याय दिलाने के लिए भी क्या किया था? आंदोलन जो था वो किया था। तो ये वाला भी कई बार आ जाता है क्वेश्चन, तो इसको आपको अच्छी तरीके से देखना है और अच्छी तरीके से भाई समझना है। ये तीनों क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आते हैं। लो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे भी है आप इसको अच्छी तरीके से कर लेना। चलो भाई आप वीडियो को रोक करके देख लेना, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, कई बार आया है भाई ये क्वेश्चन। कौन सा? भू उपयोग। भू उपयोग का भाई मतलब ये होता है कि भू यानी भूमि, भू का मतलब भूमि, उपयोग का मतलब किस प्रकार से उपयोग किया जाता है भूमि का। तो भूमि का उपयोग कई सारे चीजों में किया जाता है भाई। मान लो ये एक भूमि है, भूमि यानी एक जमीन है। तो भाई देखो कितने भागों में बटी? एक दो तीन यानी पांच भागों में। तो एक, दो, तीन, चार और एक पांच। तो हमने क्या किया? इसको पांच भागों में बांट दिया। देखो एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक। तो ये पांच भाग हैं। पहला पहला भाग मान लो भाई भूमि का किस चीज में किया जाता है? मान लो इस वाले में वन लगा दिए गए हैं। वन का मतलब क्या होता है? वन का मतलब होता है पेड़। ठीक, पेड़ ही पेड़ है। दूसरा भाई कृषि। दूसरा भाई किसके लिए किया गया? इसका उपयोग कृषि के लिए किया गया है। तीसरा प्रतिभूमि। प्रतिभूमि का मतलब होता है ऐसी भूमि जिस पर कुछ नहीं किया गया हो, उसको कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ा गया हो। ठीक है। अब अगला होता है प्रतिभूमि के अलावा अन्य कृषि योग्य भूमि। यानी ऐसी भूमि जो ये वाली भूमि है ये भाई कृषि योग्य है, लेकिन भाई इस पर कृषि नहीं की गई, इसको खाली छोड़ दिया गया है। अगला शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। ये वो वाला क्षेत्र है जिस पर हर साल खेती होती है, हर साल फसल कटती है। तो ये शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। तो कुछ इस प्रकार से भू यानी कि जमीन इसके उपयोग होते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से भू यानी कि जमीन, जमीन का उपयोग इस तरीके से किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि भाई भू निम्नीकरण किसे कहते हैं? इसको अच्छी तरीके से समझाइए। भू निम्नीकरण, भू यानी कि भाई भूमि, निम्नीकरण का मतलब खराबी। भाई जो भू यानी भूमि, भूमि में जो निम्नीकरण यानी खराबी जो होती है वो क्यों आती है? कारण क्या क्या है? पहला कारण खनन। खनन का मतलब होता है भाई गड्ढे करना। जैसे भाई मान लो ये एक समतल जमीन है, अब भाई यहाँ पर क्या है? गड्ढा करना। क्यों गड्ढा करना? जिससे कि भाई क्या हो सके, अंदर जो भी खनिज है उस खनिज को बाहर निकाला जा सके, इसलिए गड्ढा करना। ये क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। ठीक। अब इससे भाई क्या होता है? कहीं ना कहीं भू का निम्नीकरण नहीं होता है, भूमि खराब नहीं होती। क्यों? क्योंकि उपजाऊ मिट्टी होती है, जो अंदर होती है ना वो उपजाऊ मिट्टी होती है। अब वो बाहर आ गई, अब वो वही मिट्टी मान लो यहाँ पर गड्ढा करना स्टार्ट किया, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर ये लोग मिट्टी डालेंगे और यहाँ पर ढेर सा लगा देंगे, और उस मिट्टी को ऐसा नहीं कि वापस से ये अंदर डालेंगे, नहीं, वो यहीं पर इकट्ठी रहेगी और ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। तो इससे भाई क्या होगा? कहीं ना कहीं जमीन जो है वो खराब हो जाएगी। अगला है अतिचारण। अतिचारण का मतलब होता है भाई क्या, कि जानवरों को एक ही जगह पर, मान लो ये जगह है, अब भाई यहीं पर जानवरों को ला ला करके चराना, जिससे भाई क्या होगा कि यहाँ की जो मिट्टी जो होगी वो अपनी उपजाऊ क्षमता खो देगी। क्यों? क्योंकि वो कितना घास उगाएगी भाई, वो एक लिमिटेड टाइम है, बार बार घास उसकी उखाड़ के खाई जाएगी। तो सिंपल सी बात है एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पर घास उगना भी बंद हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज होता है। अति सिंचाई। अब भाई मान लो एक खेत है, एक खेत है, अब इस खेत में भाई किसान क्या कर रहा है? पानी डालता है और खेती करता है। अब भाई जब पानी डालेगा तो अगर वो ज्यादा पानी डाल देगा तो सिंपल सी बात है ज्यादा पानी डालने से भी खेत जो होता है वो खराब हो जाता है। अगला है औद्योगिक प्रदूषण। क्या? औद्योगिक प्रदूषण। भाई मान लो एक जगह फैक्ट्री लगी हुई है, इस फैक्ट्री से जो पॉल्यूशन निकल रहा है वो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं जाकर के आगे जाकर के मिट्टी पर ही जम जाता है। अब भाई जब वो मिट्टी पर आकर के बैठ जाएगा तो इससे भी मिट्टी जो होगी वो दूषित हो जाएगी ना। तो ये होता है। अगला है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब होता है वन जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा मात्रा में क्या किया जाता है? काटा जाता है। और जब वनों को काटा जाता है तो सिंपल सी बात है उस टाइम पर मिट्टी भी उखड़ जाती है अंदर से बाहर की ओर खिसती। मान लो ये जमीन है, यहाँ पर भाई पेड़ लगा हुआ है,
अब जब इस पेड़ को यहाँ से काटा जाएगा तो सिंपल सी बात है कि ये पेड़ जब गिरेगा तो मिट्टी जो होगी वो ऊपर आ जाएगी, तो इससे भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है ना। ठीक, तो इससे जो होता है नुकसान होता है। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि भाई ये बताइए कि जो जैव विविधता है इनको कम करने वाले कारण कौन कौन से हैं। जैव विविधता का मतलब होता है जानवर, विविधता है ना उनमें अंतर। भाई जैव विविधता अब कम हो रही है, यानी जानवर जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में मरते जा रहे हैं। क्यों, रीजन क्या है भाई ऐसा जो जानवर मर रहे हैं? तो देखते हैं भाई, पहला अत्यधिक जनसंख्या का बढ़ना। भाई जनसंख्या बढ़ी इंसानों की जब जनसंख्या बढ़ी तो सिंपल सी बात है बेटा कि जानवरों के लिए रहने के लिए जगह कम पड़ गई, तो इससे जानवर जो थे वो मरने लगे। वन्य जीव आवास का विनाश। भाई जहां पर जानवर रहते हैं उन जंगलों को इंसानों ने काटा और वहां पर रहना स्टार्ट कर दिया, जिससे भाई क्या हुआ कि उनके जब पेड़ कटे तो भाई वो बेघर हो गए, इससे वो मरने लगे। रोड पर आकर के गाड़ी से टक्कर लग जा रही, कहीं बिजली के तार के करंट से मर जा रहे, कहीं ऐसे कई सारी चीजों से मर रहे थे, तो इससे जैव विविधता कम हुई थी। वन जीवों का आखेटक। वन्य जीव का मतलब होता है जो जंगली जो जीव होते हैं उनका आखेटक का मतलब होता है शिकार करना, उनका शिकार किया गया। और वन्य जीवों का अवैध शिकार, भाई गैर कानूनी तरीके से भाई उनका क्या किया गया, शिकार किया गया। और शिकार करके भाई क्या किया जा रहा था, उनके ही मांस या चमड़े को भाई क्या किया जा रहा था, बेचा जा रहा था। इससे भी कहीं ना कहीं क्या है, नुकसान हो रहा था उन जानवरों को। पर्यावरणीय प्रदूषण। भाई पर्यावरण जो है इसमें इंसानों ने कई सारा पॉल्यूशन फैलाया जिसकी वजह से जानवर मरने लगे। अति उपयोग। भाई इंसानों ने क्या किया कि बहुत ज्यादा उपयोग कराया किस चीज का, भूमि का, जिससे भाई क्या हो गया और जीवों के लिए भूमि जो है वो रहने योग्य नहीं बची। और दावानल यानी जंगल की आग। भाई जंगलों में आग लग जाना, जंगलों में आग लगने के कारण भी जंगली जीव कई सारी मात्रा में मारे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है भाई, आपको अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन नोट करते हुए चलने हैं, इसे भी भाई नोट कर लेना। अब अगला क्वेश्चन कौन सा भाई, अगला क्वेश्चन ये है कि बहुउद्देश्य नदी परियोजना के लाभ बताइए। बहुउद्देश्य नदी परियोजना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब भाई ये होता है कि बांध जो होते हैं, बहुउद्देश्य का मतलब बांध, बांध जो होता है वो कहीं पर भी लगाए गए हैं तो इससे क्या क्या लाभ हुए हैं। पहला लाभ, जल जो है वो सिंचाई के लिए पर्याप्त हो गया, यानी सिंचाई का मतलब होता है खेतों में डालने के लिए। विद्युत, यानी अब भाई वहां पर विद्युत भी बनाई जा सकती है। बाढ़ को हम नियंत्रण भी कर सकते हैं। कैसे भाई, मान लो ये नदी आगे जा रही है, यहाँ पर बांध लगा दिया, जब यहाँ पर बाढ़ आने वाली थी तो यहाँ पर बांध लगा दी जिससे पानी यहीं रुक गया। मत्स्य पालन, अब भाई यहाँ पर पानी रुक गया तो यहाँ पर मछलियों को पाल सकते हैं ना। अंतरदेशीय नौवाहन, अब भाई एक से दूसरे राज्य में जाकर के व्यापार कर सकते हैं। घरेलू औद्योगिक उपयोग, अब हम भाई इस पानी का उपयोग घर में जो भी हमारे उद्योग हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें इसका यूज कर सकते हैं ना। तो कुछ इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन जो कि ये भी काफी बार आता है, तो इसको भी अच्छी तरीके से समझ लो एक बारी। अब ये क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन ये है कि बहुउद्देश्य नदी परियोजना जो है इसकी आलोचना यानी बुराई किस किस ने की, किस किस प्रकार से। पहला, नदी के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करने और जलाशयों को अत्यधिक अवसादन एकत्रित होता है। भाई इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं मिट्टी एक जगह इकट्ठी होती रहती है। ठीक, इससे भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। नदी के जलीय जीवन पर नकारात्मक यानी बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है। ठीक, और बाढ़ के मैदान पर बनाए गए जलाशय मौजूद वनस्पति को डुबा देंगे, जिससे समय से पहले ही या समय के बाद मृदा जो होती है वो उसका क्या करेंगे, नुकसान करेंगे। और क्या होता है, स्थानीय समुदायों का जो है बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा। जो उस जगह पर रहते हैं जहां पर बांध बनाया गया उन लोगों को वहां से हटाया जाएगा। इससे क्या होगा कि वो लोग बेघर हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो ये चीजें हैं सारे के सारे, और ये लोगों ने कहा है कि इससे बांध जो होते हैं इनके घाटे होते हैं, और वास्तविकता में ये चीजें बिल्कुल सही भी हैं। बांधों के लाभ तो हैं लेकिन लाभ के साथ साथ हानि भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो ये है। अगला संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो पहली विशेषता भाई संघीय, संघीय का मतलब क्या होता है, जब दो स्तर की सरकारें एक साथ मिलकर के कानून बनाएं उसको संघीय व्यवस्था कहते हैं। पहली इसकी विशेषता है सरकार दो या दो से अधिक स्तर की होती है। दूसरी, अलग अलग स्तरों की सरकारें एक साथ होकर के एक ही देश के नागरिक पर अपना शासन जमाती हैं। सरकारों के अधिकार क्षेत्र और संविधान में स्पष्ट रूप से बताए गए। भाई किस स्तर की सरकार के पास क्या कानून होंगे ये बात संविधान में साफ साफ बताई गई है। संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव करने का अधिकार दोनों स्तर की सरकारों के पास हो सकता है, या दोनों स्तर की जब सरकारें जो हैं ये जब दोनों हाँ कहेंगी तभी संविधान में संशोधन हो सकता है।
मूल उद्देश्य क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करते हुए देश की एकता और सुरक्षा को बढ़ावा देना और वित्तीय स्वायत्तता के लिए स्वराज यानी टैक्स अलग अलग स्रोत होना, यानी राज्य की सरकार अलग तरीके से टैक्स लेती है और केंद्र की सरकार अलग स्तर से। अदालतों का संविधान सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। भाई हमारा जो वो है, क्या नाम है, अदालत, वो इन सरकारों के बारे में बोल सकती है, ये उसको अधिकार है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, इन सभी स्तर की सरकारों के बारे में बोल सकता है कौन? न्यायालय। तो ये क्वेश्चन है और ये कई बार आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या है, अब ये वाला टॉपिक देखते हैं। भाई भाषाई नीति या फिर भाषा नीति। अब भाई भाषा नीति जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। देखो भाई भाषा नीति, इसका मतलब ये होता है कि हमारा देश जो भारत है इसमें भाषा को लेकर के क्या क्या और किस किस प्रकार की जो थी वो लड़ाइयाँ चल रही थी, भाषा को लेकर के नीति जो थी, नीति का मतलब कानून जो थे वो कैसा बनाने की बात जो थी वो कही गई थी। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? भाषा नीति। क्यों? क्योंकि भाषा नीति को लेकर हमारे देश में संविधान किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सकता था। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है अलग अलग भाषा जो है, हर एक धर्म अलग अलग भाषा बोलता है। ऐसे में अगर किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए तो कहीं ना कहीं देश के अंदर दंगों का माहौल जो है वो पनप जाएगा। इसलिए भाई क्या किया गया, हिंदी को राजभाषा माना गया। पर सिर्फ 40% यानी लगभग 40% भारतीयों की मातृभाषा है। ठीक है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय के लिए भी भाई क्या क्या संविधान में हिंदी के अलावा 21 अनुसूची को और अनुसूचित भाषा का जो था वो दर्जा दिया गया। देखो संविधान में क्या था कि 40% ऐसी थी जिनको भाई जाति माना गया, 40% लोग ऐसे थे जो कि हिंदी भाषा को मैन भाषा मानने लगे थे, राजभाषा मानते थे। लेकिन कई लोग ऐसे थे भाई जो 60% बचे, वो कैसे थे, जिन्हें हिंदी भाषा आती नहीं थी। तो इसलिए भारतीय सरकार ने क्या किया, दंगे फसादों को रोकने के लिए 21 भाषाओं को क्या किया, अनुसूचित भाषा घोषित कर दिया, यानी कि इन्हें भी मान्यता प्राप्त कर दिया। कैसे इन्हें मान्यता दे दी, कैसे कि हाँ भाई ये भी हमारे देश में बोली जाएंगी। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इसमें से भाई क्या है, किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुन भी सकता है। देखो भाई क्या है कि जो भी राजनीति में खड़ा हुआ है वो किसी भी रूप में या किसी भी भाषा में जो है वो इलेक्शन दे सकता है, भारत के अंदर इलेक्शन या चुनाव लड़ सकता है किसी भी भाषा में। ठीक, तो ये जो है नियम बनाया गया था। और क्या नियम था इसे भी देखते हैं। देखो क्या था, और कि राज्यों की अपनी राजभाषाएं अलग अलग थीं। राज्यों को अपना खुद का ज्यादातर काम जो था अपनी राजभाषा में ही करना पड़ता था। राज्य के अंदर जो सारे के सारे लोग थे उन्हें अपनी राजभाषा के अंदर ही या राज्य की अपनी जो अलग भाषा है उसके अंदर ही काम करना पड़ता था। संविधान के अनुसार, किसके अनुसार, संविधान के अनुसार सरकारी जो कामकाज है उसकी भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग जो है वो 1965 में बंद हो जाना चाहिए, ऐसा माना गया था। ठीक, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। भाई कई लोगों ने ये कहा कि अंग्रेजी भाषा को भी जारी रखा जाए। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो ये मानते थे कि भाई अगर ऐसा किया गया कि अंग्रेजी को हटा दिया गया तो कहीं ना कहीं देश में विवाद हो जाएगा, और जब अंग्रेजी भाषा रहेगी तो इससे कहीं ना कहीं क्या है कि विवाद वो रुके हुए रहेंगे। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र का रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति भी भाई दे दी और इस तरीके से विवाद को सुलझाया था। कई लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषा के जो अभिजात जो हैं उनको भाई क्या अभिजन अभिजन लिखा हुआ है, अभिजन को भाई क्या है लाभ बहुत ज्यादा पहुंचेगा। भाई कई भारतीयों का ये कहना था कि इससे अंग्रेजों का फायदा होगा। ठीक, लेकिन अनेक लोगों का मानना था कि अंग्रेजी इस समाधान से अंग्रेजी भाषा अभिजन को लाभ तो होगा लेकिन राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नीति भी बनी हुई थी। पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं, यानी हिंदी के अलावा कोई और भाषा बोलते हैं तो वहां पर हिंदी भाषा जबरदस्ती नहीं थोप सकती।
भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख जो था वो अपनाया था, उसी से हम जो है श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। अब भाई हम भी श्रीलंका की जैसी स्थिति में पहुंच जाते, कैसे? देश के अंदर गृह युद्ध बहुत तगड़ा छेड़ता और देश में बहुत ज्यादा विवाद हो जाते, लेकिन इस चीज को रोका कैसे? राजनीतिक पार्टियों ने किस तरीके से? सभी भाषाओं को दर्जा दे दिया या सभी भाषाओं को समान महत्व दे दिया, जिससे भाई क्या हुआ, देश के अंदर का विवाद जो था वो रुक गया। तो इस प्रकार से जो था सारी की सारी चीजें हुई थी। ठीक। अब भाई महिलाओं के साथ भेदभाव, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि महिलाओं के साथ भेदभाव जो था वो किस प्रकार से हुआ था और कौन कौन सा भेदभाव कैसे हुआ था। लड़कियों की तुलना में अब देखो भेदभाव कैसे हुआ था, वो भेदभाव सारा का सारा देखते हैं। तो लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद भी माता पिता लड़कियों के बजाय लड़कों की शिक्षा पर ज्यादा संसाधनों का खर्च करना पसंद करते हैं। भाई पेरेंट्स क्या करते हैं, ज्यादातर ये सोचते हैं कि लड़कियों के ऊपर कम खर्चा करें, लड़कियों के ऊपर अधिक अधिक खर्चा करें, जबकि लड़कियां लड़कों के मुकाबले ज्यादा इंटेलिजेंट भी मानी जाती हैं, या फिर ज्यादा इंटेलिजेंट अगर साबित भी होती है तो भी माता पिता लड़के पर ही ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। एक महिला हर दिन एक औसत पुरुष से अधिक काम करती है, यानी पुरुष से ज्यादा काम करती है। समान मजदूरी अधिनियम में समान कार्य के लिए समान मजदूरी का प्रावधान है, लेकिन काम के लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं का तुलनात्मक रूप से कम भुगतान जो है वो किया जाता है। यानी कि भाई क्या होता है कि भले ही वो ज्यादा काम करती है, लेकिन उन्हें रुपया कम ही मिलता है। भारत में लिंग अनुपात पर बहुत ही जो है वो कम है। क्यों? क्योंकि माता पिता बेटा चाहते हैं, इसलिए वह लड़की को भाई क्या करते हैं, जन्म से पहले यानी गर्भावस्था या गर्भपात करवा करके मार देते हैं, यानी कि उसको गर्भ यानी पेट के अंदर ही महिला को मार देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भाई क्या है, महिलाओं के साथ भेदभाव वाली बात आ जाती है। तो इस प्रकार से जो था आपको जितना भी इंपॉर्टेंट जो भी चीज था या जो भी टॉपिक थे वो मैंने सारे के सारे इस वीडियो की मदद से आपको समझा दिए हैं। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज है जो आपकी समझ में ना आए तो आप भाई क्या करें, उस पर कमेंट जरूर करें, जिससे जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, बने रहिए। आपको अगर मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो या मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं आप लोगों से ऐसी ही एक प्यारी सी वीडियो में। जय श्री राम।